हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़। हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में समझा था और आज हम इसमें स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की गुण और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी बिल हो, कोई भी नियम हो, उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के गुण और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा। आप अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के गुण और दोष, ठीक है। किस चीज की बात कर रहे हैं हम? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है उसके गुण और दोषों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैंने इसकी व्यवस्था के बारे में बताया था, ठीक है। इसकी व्यवस्था के बारे में बताया था, उसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो कब 1793 में, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1793 यानी कि 1793 की बात कर रहा हूं। इसमें क्या है, स्थायी प्रबंध में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? तो 1793 की स्थायी प्रबंध की व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्था की गई? देखिए ध्यान से सुनना। सबसे पहली व्यवस्था इसमें यह की जाती है कि जो जमींदार हैं उनको क्या मान लिया गया? भूमि का वास्तविक जो है स्वामी मान लिया गया कि अब जमींदार ही हैं, वो अपनी भूमि के वास्तविक स्वामी हैं। वो किससे खेती करवाना चाहें, किसी कृषक से करवाना चाहें, किसी दास से करवाना चाहें, तो उनको क्या मान लिया गया? भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया, ठीक है। तो भूमि का वास्तविक स्वामी किसको माना गया? जमींदारों को माना गया। एक बात इसमें और जोड़ दी गई कि अगर कोई जमींदार जो है वो पैसे नहीं चुकाएगा, उसको वास्तविक स्वामी तो बना दिया लेकिन वो उसका टैक्स जो है वो कंपनी को नहीं देगा, तो उस जमीन को कंपनी बेच सकती है। अगर जमींदार कंपनी को लगान नहीं देगा तो जमीन को नीलाम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो नीलाम किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आई आप लोगों को बात? जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया, लेकिन अगर वो जमींदार पैसे नहीं देता है कंपनी को तो उसकी जो जमीन है वो क्या कर दी जाएगी? नीलाम कर दी जाएगी। तो ये इस प्रबंध व्यवस्था का पहला पॉइंट है, ठीक है। समझ में आई आप लोगों को बात? इसके अलावा दूसरा पॉइंट यह है कि जमींदारों को अन्य प्रकार के करों से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। जमींदारों को अन्य प्रकार के करों से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? अन्य प्रकार के करों से मुक्त कर दिया गया। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। जमींदारों को अन्य प्रकार के करों से मुक्त कर दिया गया, उनको और किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया गया। इसके अलावा हम पॉइंट 3 या 3 की अगर बात करें तो इसके अलावा एक चीज या एक झटका जमींदारों को यह दिया जाता है कि जमींदारों से
समस्त न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। क्या छीन लिए गए? समस्त न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, तो समस्त जो न्यायिक अधिकार हैं वो क्या कर लिए गए? छीन लिए गए। यानी कि अब जो कोई जमींदार था वो स्वयं किसी का न्याय नहीं कर सकता था, उसे न्यायालय के प्रति अब आस्था रखनी होती थी। उससे पहले क्या था कि जमींदार जो थे अपने यहाँ के जो मामले होते थे उनको अपनी पंचायत के द्वारा ही निपटा देते थे, यानी कि जिसके फेवर में डिसीजन देना है वो जमींदार के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बंदोबस्त व्यवस्था के द्वारा जो जमींदार है उसके पर जो है वो कतर दिए गए और वो अब किसी भी प्रकार का न्याय नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आप लोगों को बात? चलिए, तो ये पॉइंट थे 1793 की स्थायी प्रबंध व्यवस्था के, जो आप लोगों को क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं। चलिए, देखिए, अब मैं विशेषताओं की बात करूं कि इससे क्या विशेषता विशेषता का मतलब है कि जमींदारों को और क्या कोई विशेष अधिकार मिल गया? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाता है। जैसे कि कोई भी जमींदार है वो जिसकी जमीन है वो किसी को दान करता है, गिफ्ट कर सकता है, उसको बेच सकता है, ये अधिकार भी उसको क्या हो गए? प्राप्त हो गए। तो इसका ये विशेषता ये लिख लेना, जमींदार प्राप्त जमीन को किसी को बेच सकते थे या दान कर सकते थे। और ऐसा करते समय उन्हें किसी भी न्यायालय की आवश्यकता नहीं थी। डॉट डॉट, समझ में आई आप लोगों को बात? तो ऐसा कर रहे हैं तो वो उन्हें किसी भी आदेश या किसी भी न्यायालय के आदेश की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण होती है और यहाँ पर जमींदारों की शक्ति जो है उसमें थोड़ा क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में और क्या चीज़ शामिल होती है। तो इसमें जो शामिल चीज़ें होती हैं वो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत ये चीज़ें होती हैं कि कुछ गुण और कुछ दोष मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये भी आप लोगों को क्या है? याद रखने हैं। ठीक है, देखिए इसको रफ करते हैं। बंदोबस्त के गुण बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को क्या नोट डाउन करना है? गुण लिखने हैं इसके कि गुण क्या क्या थे इस व्यवस्था के। ठीक है, देखिए इसमें जो गुणों में शामिल किया जाता है, इससे क्या है, अब जो स्थायी व्यवस्था जो लागू की गई इससे एक तो धन की बचत ज़्यादा होती थी और एक समय की बचत होती थी। यानी कि अब बार बार उस बंदोबस्त व्यवस्था को किसको बेच रहे हो किसको नहीं बेच रहे, इससे अब कोई झंझट जो है वो समाप्त हो गया। एक बार जिसको ये प्राप्त हो गई तो फिर उसी के पास रहती है। उससे क्या है, किसी को जैसे कोई किसान है आप लोग मानिए, तो वो क्या करेगा कि भाई ये जमीन है ये मेरे पास है, अगली साल ये किसी और के पास चली जाएगी, तो उस खेती को अपनी समझ की खेती नहीं करेगा, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेगा और जो ज़मीन है उसकी उर्वरता को बेकार कर देगा। ठीक है, लेकिन इफ कंडीशन अगर ऐसा है कि वो जो ज़मीन है उसे पता चल जाएगा ज़मीन मेरे पास ही रहने वाली है, तो क्या करेगा वो उसको अच्छे से खेती करेगा, उस पर अच्छे से फसल बोएगा, उस पर अच्छे से उत्पादन करेगा।
ठीक है। तो इससे क्या हो गया, वो उसको क्रमबद्ध तरीके से करता रहेगा, इससे समय की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, इस व्यवस्था में समय एवं पैसे दोनों की बचत होती थी, दोनों की बचत होती थी। समझ आए लोगों को बात। तो ये जो व्यवस्था थी, इसमें क्या होता था, इसमें जो समय है किसानों का या फिर जमींदारों का, इन दोनों में बचत होती। ठीक है, इसके अलावा इसमें कर उगाने का समय फिक्स कर दिया गया, कर उगाने का समय निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया। यानी कि अब कोई पूरे साल में एक टाइम फिक्स कर दिया कि भाई जो टैक्स है वो तब उगाया जाएगा, बीच में आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, कोई भी नहीं आएगा हमारे पैसे दे दो खेत के लिए, ये कर दो वो कर दो। एक समय फिक्स दे दिया, भाई फसल जो बिकेगी तब क्या है पैसा दिया जाएगा। इसलिए इसमें कर निर्धारण का क्या कर दिया गया, समय निर्धारित कर दिया गया। ठीक, तो इससे क्या है, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम पॉइंट डाउन की बात करें तो इसमें कर निर्धारण की चीजों को क्या कर दिया गया, मिश्रण कर दिया गया। तो उस मिश्रण में क्या होने वाला था, समय फिक्स कर दिया गया किसी भी जमींदारी व्यवस्था का, और उसमें बदलाव जो है वो नहीं हो सकते थे। ठीक है, बदलाव नहीं हो सकते थे। यानी कि अगर किसी के पास स्थायी जमीन है तो उस पर अगर अकाल आता है, उस पर कोई विपदा आती है, तो उस विपदा के समय उसमें परिवर्तन किए जा सकते थे। जैसे आपके यहाँ पर अकाल पड़ गया, कोई बरसात हो गई, तो कंपनी रियासत दे सकती थी कि आप अगर इस साल जो है वो टैक्स पे नहीं कर सकते तो आप आगे या नेक्स्ट जो है वो टैक्स या पे जो है वो कर सकते हैं। समझ में आप लोगों को बात, इस साल अगर आप लोग टैक्स पे करने में असमर्थ हैं तो आगे इसका पे आप कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक सहूलियत थी। ठीक है, जमींदार फसल उत्पादन के अनुसार, फसल उत्पादन के अनुसार टैक्स पे कर सकते थे। इसके अलावा कंपनी को उत्पादन का विवरण भी दे सकते थे। ठीक है, तो उत्पादन का क्या दे सकते थे, विवरण दे सकते थे कि हमने इतना उत्पादन जो है वो किया है। तो ये गुणों में शामिल हैं। पहला गुण कहते हैं व्यवस्था में समय और पैसे की जो बचत है वो बराबर होती है। इसके अलावा कर उगाने का समय क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया। फसल के समय की जो है मांग निर्धारण कर दी गई। इसके अलावा एक गुण ये हो गया इस व्यवस्था का कि जो जमींदार वर्ग है वो अंग्रेजों के प्रति आस्थावान बन गया और उसके समर्थन करने वाला वर्ग बन जाता है। यानी कि अगर कभी विद्रोह होगा तो जमींदार वर्ग जो है वो अंग्रेजों के साथ खड़ा रहेगा। और 1857 की क्रांति जब हुई थी तो वो अंग्रेजों के साथ ही खड़ा रहा था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो क्या नोट डाउन करना है, अंग्रेजों ने अपने समर्थन वाले वर्ग का उदय कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, अपने समर्थन वाले वर्ग का उदय कर लिया। वर्ग का उदय का मतलब यह है विपत्ति के समय मदद करेगा, और जमींदार वर्ग ने विपत्ति के समय अंग्रेजों की मदद जो है वो की भी थी। तो ये इसके महत्वपूर्ण क्या है पॉइंट हैं, आप लोग आराम से इनको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं इसको रफ करता हूं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है।
अब हम दोषों के बारे में बात करेंगे कि इस जो व्यवस्था है उसके क्या क्या दोष होते हैं। ठीक है, देखिए इसको मिटाएं, मिटा दिया। दोष देखिए, चलिए अब इसके दोषों के बारे में बात करते हैं। दोष, बुराइयां, मेरा कोई दोस्त तो होता हो। ठीक है, तो दोष देखिए, दोष ये होता है कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो जमीन है, जो खेती है, उसका असली मालिक किसको माना जाता है? तो किसानों को माना जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने जिम्मेदारी किसको दे दी? जमींदारों को दे दी। किसान क्या हो गए? खेती विहीन हो गए, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं रहा, वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए। ऐसे दोष इस व्यवस्था में शामिल थे। समझ में आई बात? देखो दोष, क्या दोष? दोष बोल रहा हूं, दोस्त नहीं बोल रहा। दोष ये था कि भारत में किसानों को जमीन का मालिक माना जाता है। भारत में किसानों को जमीन यानी कि खेती का मालिक, ठीक है, मालिक माना जाता है। लेकिन कंपनी ने किसानों की जमीनें जमींदारों को सौंप दी। किसको सौंप दी? जमींदारों को सौंप दी, जिस कारण किसान अपनी ही जमीन पर क्या हो गए? बेरोजगार। अपनी ही जमीन पर जमीनहीन का मतलब क्या होते हैं? बिना जमीन के, जमीनहीन हो गए। तो आप लोगों को समझ में आई ये बात? दोष समझ में आया? चलिए, तो उम्मीद है ये दोष आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये हो गया। इसके अलावा इस जमींदारी व्यवस्था का दोष क्या था? जमींदारी व्यवस्था का दोष ये था कि इसके पद को क्या कर दिया गया? बंधुआनुगत कर दिया गया, यानी कि जो लोग हैं वही रहेंगे और बाकी के लोग क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। बेकार है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखिए कि राजस्व की दर जो थी वो क्या कर दी गई? ऊंची निर्धारित कर दी गई। राजस्व की दर का मतलब होता है रेट। ठीक है, तो राजस्व की दरें ऊंची निर्धारित कर दी गई। ऊंची निर्धारित कर दी गई। कितनी ऊंची निर्धारित कर दी गई? जमीन आसमान के बराबर नहीं, दुगनी, डबल। तो राजस्व की दर जो है वो क्या कर दी गई? ऊंची निर्धारित कर दी गई। ठीक है, इसके अलावा अब बहुत सारे जमींदार ऐसे थे, बेचारे गरीब थे, वो नहीं चुका सकते थे। उनका क्या हुआ? उनकी जो जमीनें हैं वो कंपनी ने खींच ली, पकड़ के अपने पास ले ली और जमीनों को बेच दिया। और जो लोग थे वो अपनी ही जमीन से हाथ धो बैठे। ठीक, तो दरें ऊंची कर दी गई, जिससे बहुत
सारे जमींदार कर नहीं चुका पाए। क्या नहीं चुका पाए? कर नहीं चुका पाए। और जब वो कर नहीं चुका पाए तो उनकी जमीनें गवर्नमेंट मतलब कंपनी ने क्या की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेच दी। नहीं चुका पाए तो किसने? कंपनी ने। कौन सी कंपनी? डाबरराव? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी ने उनकी जमीनें बेच दी। अब जमीनें बेच दी तो क्या हुआ? जमीनें बेच दी तो वो लोग क्या हुए? जमीन से रहित हो गए, यानी कि उनकी जमीनें चली गई, उनकी जमींदारी चली गई। वो लोग क्या हो गए? क्या हो गए? रोड के फकीर हो गए। ठीक है, उनकी जमीनें बेच दी जिससे वो लोग क्या हो गए? वो लोग जमीन के फकीर हो गए। यहां तो दिख रहा है ना? यहां तो दिख रहा है। चलिए, तो ये मैंने दो दोष लिखा दिए। टू कितने? दो। क्या लिखा दिए? दो दोष लिखा दिए और दोनों दोष आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चलिए मिटा दें इसको रफ कर दें हम। चलो 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 इसको मिटाते हैं। एक और दोष लिख लो। 3 दोष काफी हैं। 3 दोष काफी हैं। देखो तीसरा दोष क्या कहता है? तीसरा दोष ये कहता है इस व्यवस्था का, तीसरा दोष क्या कहता है? तीसरा दोष ये कहता है इस व्यवस्था का जो जमींदार वर्ग थे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जागीरें थी, जमीनें थी, उनके पास बहुत सारा पैसा हो गया। कुछ सालों के बाद जब बहुत सारा पैसा हो गया तो वो कहाँ चले गए? गांव को छोड़ के शहरों की ओर चले गए और वहां जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। शान शौकत की जिंदगी जो है वो जीने लगे और फिर समय समय पर आते थे, अपनी जमीन खेतों में काम करवाते थे। तो उससे क्या हुआ? एक ऐसी व्यवस्था ने जन्म ले लिया जो गरीबों और अमीरों के बीच में जा पनपी। यानी कि उनको आवाज होता था, देखो हम कितने बड़े अमीर हो गए, हमारे बड़े बड़े खेत हैं। जो गांव में काम कर रहे हैं वो लोग तो उनके मजदूर हो गए और वो लोग खुद गांव में नहीं है, वो अपनी जमीनों से काम करवा रहे हैं। तो हुई ना बुरी व्यवस्था। जो आदमी है वो उससे कोई मतलब ही नहीं रख रहा और आता है और फसलें बेचकर चला जाता है। ठीक है, इससे एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ, ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो, एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो गरीब आमजन से काफी दूर हो गया, यानी कि गरीबों का मालिक चला गया। मालिक, पुरानी फिल्में होती थी ना, उनको बोलते थे मालिक आप चले जाओगे तो हम जिएंगे कैसे। तो बिल्कुल यही कंडीशन हो गई सामंतवादी व्यवस्था में, काफी दूर हो गए और गांव को छोड़कर शहरों की ओर चले गए। गांव को छोड़कर शहरों की ओर चले गए। कहां चले गए? शहरों की ओर।
ठीक, समझ आई बात? बिल्कुल। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था ने क्या ले लिया, जन्म ले लिया। और जन्म ले लिया तो किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हुई। नुकसानदायक साबित हुई तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा, सारे किसान वर्ग पर पड़ा। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए हम कुछ मौखिक जो है बोलते हैं। अब देखिए इस चीज का प्रभाव क्या पड़ा। इस चीज का प्रभाव ये पड़ा कि जो किसान वर्ग है उसकी ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। उनको जमींदारों के कृपा रहम पर छोड़ दिया गया। भूमि का निर्धारण सही तरीके से नहीं किया गया। 1 बीघा की जमीन को उन लोगों ने 5 बीघा मान बैठे। जो अच्छी फसल उस समय खेती थी उसका क्या है, निर्धारण भी सही तरीके से ये लोग नहीं करते थे। इसके अलावा किसानों के पास और दूसरा कोई व्यापार और दूसरा कोई काम नहीं था। इसके अलावा जो किसान वर्ग है वो बिल्कुल डिपेंड हो गया जमींदारों के ऊपर, जिससे क्या है जमींदार उनको जितना देते थे वो ले लेते थे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई काम नहीं था और छोटी मोटी गलती के ऊपर ही उनको निकाल देते थे। ठीक है, क्योंकि उनके किसी भी न्यायालय को उस समय चुनौती देने वाला कोई था नहीं, आज भी नहीं देते। कोई बड़ा अगर व्यक्ति है तो उसके सम्मुख बहुत कम लोग बोल पाते हैं। तो हम कब की बात कर रहे हैं, 1700 की बात कर रहे हैं। तो उस समय तो ना बाबा ना कोई गरीब आदमी जाएगा क्यों, इतने बड़े आदमी के सामने कोई गरीब आदमी जाएगा क्यों। तो इससे क्या है, किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बदतर होती गई। इसके अलावा उनके खेतों में जो काम करने वाले लोग थे, इससे क्या हुआ, दास प्रथा का जन्म हुआ। एक प्रकार से वो सस्ते दास जो है वो रखने लगे, उनके बेटे फिर उनके। ठीक है, जो लोग किसान कर्ज में डूब जाते थे उनको पकड़ के अपनी कामों में लगा देते थे, रोटी पानी खाने को देते और बेटा काम करता रहे। ठीक है, उसको कुछ लेना देना नहीं था। तो इनकी जो किसानों की आर्थिक स्थिति है वो दयनीय होती गई। जमींदार वर्ग और जो कंपनी है ये क्या हुआ, यही डेवलप हुआ, बाकी का वर्ग नीचे चला गया, गर्त में चला गया। तो समझ में आई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। बल्कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भैया बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, हिम्मत चाहिए ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए। ठीक है, तो कुछ समर्थन में भी थे, कुछ विरोध में भी थे। आप लोगों को दोनों चीजें पता चल गई है, गुण भी पता चल गए, दोष भी पता चल गई, व्यवस्था भी पता चल गई। बस अब पेपर में लिख देना। ठीक, चलिए अब हम अगली व्यवस्था की ओर चलते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी बाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये कैसी व्यवस्था है साहब, नाम कहां से आया, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है, इस व्यवस्था में क्या है, इस व्यवस्था के भी गुण दोष हैं, क्या जरूरत पड़ गई इस व्यवस्था को लाने के लिए। बहुत सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने का करेंगे प्रयास। ठीक, चलिए तो देखिए हम बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। लिखते हैं पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की एक सफल व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। बंगाल और मद्रास में जो पंजीकृत किसान थे उनका पंजीकरण किया गया और उन पंजीकृत किसानों को ही उस जमीन का वास्तविक उत्तराधिकारी मान लिया गया। यही व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था की श्रेणी में शामिल की जाती है। बात की, बोल दिया, अब लिख भी लेते हैं, समझिए। समझने के लिए यह है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है किसको रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ पे, उस समय मद्रास और बंगाल प्रांत में। ठीक है, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, मद्रास, कहाँ की, मद्रास की बात कर रहा हूं। और इसमें क्या था, मद्रास में जो पंजीकृत किसान थे, कौन से पंजीकृत किसान थे। अब आप लोगों के मन में आएगा साहब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था चल रही थी, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था की जरूरत क्या पड़ गई। क्योंकि जिस समय ये बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था अपने प्रभाव में थी, उस समय मद्रास जो है वहां पे ये व्यवस्था प्रभावी साबित नहीं होती है, इसलिए वहां एक नई व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सफल व्यवस्थाओं में माना जाता है। सफल
व्यवस्थाओं में शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। और मद्रास मूवी आई थी, मद्रास कैफे, तो मद्रास में इसका सफल प्रयोग किया। क्या किया गया? सफल प्रयोग किया गया। समझ में आ गई आप लोगों को बात? चलो साहब, समझ में आ गई तो पंजीकृत किसानों को उसका वास्तविक उत्तराधिकारी माना गया। क्या माना गया? तो उसका वास्तविक उत्तराधिकारी माना गया। देखिए, 3 मैंने लाइनें लिखी हैं और तीनों लाइनें बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सफल व्यवस्थाओं में शामिल किया गया। मद्रास में इसका सफल प्रयोग किया जाता है। पंजीकृत किसानों को इसका वास्तविक उत्तराधिकारी माना गया। और जो पंजीकृत किसान थे वो अपनी फसल को कहीं भी बो सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, अपनी जमीन को किसी को भी बेच सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन पंजीकृत तरीके से, जैसे आज किया जाता है रजिस्ट्री करके। तो ये पॉइंट क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पंजीकृत जो चीजें हैं वो आ गई। ठीक है, चलिए, सबसे पहले जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा लाई गई? तो कर्नल रीड के द्वारा। कहाँ के द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिखना है आप लोगों को, कर्नल रीड के द्वारा। कब? 1972 में। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1972 की बात कर रहा हूं। तो 1972 में कर्नल रीड के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई। कहाँ की गई? 12 महल में। ठीक है, तो 1272 में 12 महल जिला है ये। ठीक है, और क्या है? जिला है। 12 महल जिले में लागू की गई। तो ये लाइन आपको ज्यादा ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटा वाला। क्या? किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा। रीड है, ठीक है, रीड नाम ही रीड है। एक रीड की हड्डी होती है, एक पढ़ने वाला रीड होता है। तो कर्नल रीड के द्वारा टाइम दिया हुआ है 1972, जिले का नाम दिया हुआ है 12 महल में क्या की गई? लागू की गई। तो कोई कंफ्यूजन? टाइम बता दिया, जिला जगह बता दी और लागू करने वाला बता। ठीक है, अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, क्या बात है? इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें जो उसका वास्तविक अधिकारी था वो था किसान। और ये व्यवस्था की जो अवधि है वो 3 वर्ष से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। कितने से कितने? 3 वर्ष से 10 वर्ष के लिए। तो इसकी समय सीमा 3 वर्ष से 10 वर्ष की गई। ठीक है, 3 वर्ष से बढ़ा के 10 वर्ष जो है इसकी समय सीमा कर दी जाती है। तो 3 वर्ष से 10 वर्ष क्या कर दी गई? इसकी समय सीमा जो है वो कर दी जाती है। आप लोगों को याद हो गया बिल्कुल कि कितने वर्ष के लिए की जाती है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद, यानी कि कुछ समय के बाद कब लागू की गई? 1772 में लागू की गई। तो 1809 के, दिख रहा है नीचे तक, 1809 में इसको मद्रास के अन्य भागों में लागू कर दिया गया। अन्य भागों में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 1972, ओहो क्या लिखा मैंने? ये 1972 लिख दिया, कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं तभी तो सोच रहा था 1972 में तो हम लोग आजाद हो गए। तो ये क्या है? 1772 है। ठीक है, आप लोग ऐसी चीजों को नोट कर लिया करो।
ठीक है, अगर हमसे कोई डेट ऊपर नीचे हो जाए तो आप खुद भी सोच लिया करो ये क्या लिख रहे हैं। अगर क्लास में होते तो गुरु जी क्या कर दिया, ठीक है, तो ऐसी चीजें नोट कर लिया करो, वो तो अच्छा ध्यान आ गई। 1772, ठीक है, 1772 लिख जाता है कई बार। अभी ऐसा हुआ था कि एक दिन मैं अकबर की जन्मतिथि लिखा रहा था, तो मैंने 1542 तो लिखाया नहीं और वो लिखा दिया, क्या लिखा दिया, वो लिखा दिया 1942। फिर बाद में ध्यान आया 1942 तो अकबर जिंदा होता अब तक। तो ऐसा कभी कभी डेट जो है वो हो जाती है। तो 1742 में 12 मई में लागू किया गया और उसके बाद 1809 में मद्रास के अन्य भागों में क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये पॉइंट आप लोगों को। तो मिटाते हैं, रब करते हैं, इसमें एक और जोड़ लो पॉइंट 1818 में, ठीक है, यहाँ पे 1809 में इसको कुछ भागों में लागू किया गया, तो 1818 में संपूर्ण भाग में लागू कर दिया, संपूर्ण भाग में लागू। चलो हम इसको मिटाते हैं धीरे धीरे, ऐसे ऐसे करके। 1772, 1809 और 1818 कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई, 12 महल में लागू की गई। कहाँ पे, मद्रास के सबसे पहले हिस्सों में इसको लागू किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि इस व्यवस्था के तहत जो बंजर भूमि थी उस पर सरकार ने अपना नियंत्रण कर लिया। क्या कर लिया, अपना नियंत्रण, यानी कि सरकार ने इस हिस्से को अपने अधिकार में ले लिया। इस व्यवस्था के द्वारा, इस व्यवस्था के द्वारा सरकार ने बंजर भूमि को, बंजर भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, तो क्या ले लिया, इस व्यवस्था को अपने अधिकार में ले लिया, किसको, बंजर भूमि को। ठीक है, चलिए अब देखिए 1820 में क्या होता है, मैंने 1818 की बात बताई थी, संपूर्ण भाग में लागू किया जाता है। और 1820 में क्या बनता है, टॉमस मुनरो जो था, आप लोगों को मालूम ही होगा कौन, टॉमस मुनरो, कौन बना, गवर्नर जनरल बना। तो उसने क्या किया, जो पहले वाली स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया और इस व्यवस्था को लागू कर दिया। ठीक है, 1820 में टॉमस मुनरो ने पुरानी व्यवस्था को, पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए, पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए नई व्यवस्था लागू की, नई व्यवस्था लागू की। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को, डेट याद आ गई, तिथि याद आ गई, कब लागू की ये भी आप लोगों को याद आ गई। इसके अलावा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये काफी लोकप्रिय हो जाती है, क्योंकि इसमें जो कलेक्टर होते हैं उनको क्या है, जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वो इसमें अपने निर्णयों के द्वारा अपनी प्रतिभा का परिचय दे सकते थे। तो ये प्रणाली ब्रिटिश राज में काफी प्रसिद्ध रही। क्या रही, काफी प्रसिद्ध रही और युवा कलेक्टरों को अपना प्रभाव दिखाने का, अपना प्रभाव दिखाने का मौका मिला। अब सब ये क्या है, प्रभाव दिखाने का मौका से क्या मतलब है,
प्रभाव दिखाने के मौके से सीधा सा मतलब यह है कि जो पहली व्यवस्था थी उसमें जमींदारों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस व्यवस्था में जो युवा कलेक्टर थे उनको जिम्मेदारी दी गई इस व्यवस्था की। तो दोनों का मतलब आप लोग समझ गए। पहली जो व्यवस्था थी वो जमींदारों के ऊपर डिपेंड थी पूर्ण रूप से। ठीक है, समझ आई बात? रफ करें इसको। और आज टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो एक व्यवस्था आपकी और बची है, महलवाड़ी व्यवस्था। वो हम कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।